नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रामपाल यादव। साथियों, हमने जो धातुओं का टॉपिक शुरू किया है उसी में आगे आज बढ़ेंगे हम। तो आगे है एक्वा रेजिया, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉयल वाटर या रॉयल जल भी कहते हैं। तो साथियों, एक्वा रेजिया होता क्या है? जो एक्वा रेजिया है वो एक ताज़ा मिश्रण है किस किस का? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। कितने रेशो में, कितने अनुपात में? 3:1 में। 3 अनुपात में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों का जो ताज़ा मिश्रण है वो क्या कहलाता? एक्वा रेजिया, रॉयल जल। जो एक्वा रेजिया है, रॉयल वाटर, साथियों इसमें गोल्ड और प्लेटिनम है, उनको भी अपने अंदर डिजोल्व करने की क्षमता होती है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। इसके बाद है सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज। देख साथियों, जो एक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी, ये क्या है? इसमें जो धातुएं होती है उनको हम व्यवस्थित करते हैं। कैसे करते हैं? उनकी घटती हुई सक्रियता क्रम में। ठीक है, जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, उनको उनकी जो एक्टिविटी है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। देख साथियों, हमने ये एक एक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। इसमें देखिए, जो एक्टिविटी सीरीज में जो धातु सबसे ऊपर होती है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, और जो इसके मध्य में होती है वो मध्यम अभिक्रियाशील होती है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो जो अभिक्रियाशीलता है वो घटती हुई आती है। तो जो सबसे ऊपर धातु है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, और जो सबसे नीचे होगी वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगी। इस प्रकार से जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या है? अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक पूछी जाए तो क्या हो गया? पोटेशियम, और उससे नीचे गोल्ड क्या है? एयू। एयू होता है गोल्ड, सोना। ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। दूसरा गुण क्या है साथियों, जिसमें से प्रश्न पूछे गए हैं पहले 2018 ग्रुप डी का जो सीट पेपर हुआ था उसमें। तो जैसे कि जो सक्रियता श्रेणी में, एक्टिविटी सीरीज में जो धातु होती है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन में से या उसके यौगिक के विलयन में से उसको विस्थापित कर सकती है, डिस्प्लेस कर देती है। क्योंकि जो ऊपर की होती है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है, उससे नीचे वाली उससे कम अभिक्रियाशील होती है। तो जो ऊपर वाली है वो क्या कर सकती है? नीचे वाली को डिस्प्लेस कर सकती है उसके साल्ट सॉल्यूशन में से। देखिए, हम एग्जांपल देखते हैं इस पर। तो साथियों, सक्रियता श्रेणी क्या हो गई? जो धातु है, जो धातुएं, उनको उनके घटते हुए सक्रियता क्रम में व्यवस्थित करना क्या है? सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी में जो टॉप पर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो जो सबसे नीचे होगी वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगी। देख सकते, मैंने अभी बताया कि जो धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो इस प्रकार जो ऊपर की धातु है वो अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आयरन लोहा है, इसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है?
फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर बनता है। क्योंकि जो आयरन है वो क्या है, सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर स्थित है, कॉपर से ऊपर। तो आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है साथियों। जब ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल गया तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट, कॉपर अलग हो गया। तो जो आयरन सल्फेट होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, हल्का हरे रंग का। तो जब हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो उसका रंग हल्का हरा हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है। क्यों हो जाता है, फेरस सल्फेट के बनने के कारण। इसी प्रकार यदि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का टुकड़ा डालते हैं, जिंक क्या है साथियों, जिंक भी सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर स्थित है। तो ये क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। जिंक सल्फेट कैसा होता है, रंगहीन होता है साथियों। अब देखिए साथियों, हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और यदि हम उसमें कॉपर सल्फेट का टुकड़ा डाल दें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो ये जिंक है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर इसको इसके सॉल्यूशन में से विस्थापित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो जो धातुएं अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाली को विस्थापित कर सकती है, क्योंकि ऊपर वाली धातुएं अपने से नीचे वाली से अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसके बाद है भर्जन रोस्टिंग। देख साथियों, भर्जन या रोस्टिंग क्या होता है, जो धातुओं के सल्फाइड एस्क होते हैं, सल्फाइड और सल्फाइड एस्क, उनको किस में परिवर्तित करते हैं हम, ऑक्साइड में। तो कैसे करते हैं, जो सल्फाइड एस्क है उनको ऑक्साइड में कौन सी प्रक्रिया से बदलते हैं, भर्जन के द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं, जो सल्फाइड एस्क होते हैं उनको वायु के साथ या वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर हम गर्म करते हैं, तो जिसके कारण ये किस में बदल जाता है, जो सल्फाइड एस्क है ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे जिंक सल्फाइड हमारे पास, इसको ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो ये ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो भर्जन एक प्रक्रिया है साथियों जिसमें जो सल्फाइड एस्क है उसको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके। इसी प्रकार है साथियों निस्तापन। निस्तापन कैल्सिनेशन। तो देखिए साथियों, हमने अभी भर्जन पढ़ा, भर्जन में क्या था, सल्फाइड एस्क को ऑक्साइड में बदला था। कैल्सिनेशन निस्तापन में हम क्या करते हैं, जो कार्बोनेट एस्क है उसको क्या करते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं। निस्तापन में या कैल्सिनेशन में किसको, कार्बोनेट एस्क को। कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु में जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वो किस में, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, इसको हमने गर्म किया तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो साथियों भर्जन में तो जो सल्फाइड एस्क है उनको ऑक्साइड में बदलते हैं, और निस्तापन में कार्बोनेट एस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। दूसरा, भर्जन में क्या करते हैं, जो भी सल्फाइड एस्क होते हैं उनको एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, और कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, जो कार्बोनेट एस्क है उनको एयर की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। इसके बाद है थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शन।
थर्मिट अभिक्रिया का भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है साथियों। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या है? इसमें आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये जो थर्मिट अभिक्रिया है ये हाईली एक्जोथर्मिक है, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं साथियों जिनमें हीट रिलीज होती है। क्योंकि ये हाईली एक्जोथर्मिक है इसलिए जो लोहा बनता है, जो आयरन फॉर्म होता है, वो किसमें? मोल्टन स्टेट में, गलित अवस्था में प्राप्त होता है। और इस मोल्टन आयरन का, इस गलित लोहे का उपयोग किया जाता है जो भी रेल की पटरी एवं मशीन के जो टूटे हुए या क्रैक आ जाती है पुर्जों को जोड़ने के लिए, जो भी पुर्जे हैं जिनमें दरारें हैं उनको जोड़ने के लिए। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या है साथियों? आयरन ऑक्साइड की किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा क्या है? अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है और इस कारण से जो लोहा बनता है वो मोल्टन स्टेट, गलित अवस्था में प्राप्त होता है। और इस मोल्टन आयरन का उपयोग किया जाता है रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए। जैसे कि आयरन ऑक्साइड हमारे पास, इसके एल्युमिनियम से रिएक्शन होगी तो एल्युमिनियम क्या करेगा? आयरन को यहाँ से हटा देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन। ये जो आयरन है किसमें? मोल्टन स्टेट, गलित अवस्था में प्राप्त होता है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद है विद्युत अपघटनी अपचयन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो साथियों इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है उसमें देखिए क्या होता है, जो धातुएं हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इन धातुओं को हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? इन धातुओं के क्लोराइड से या इनके ऑक्साइड से। ठीक है, कहने का अर्थ है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम जो है इन धातुओं को किससे प्राप्त किया जाता है? इनके क्लोराइड या इनके ऑक्साइड से। ये जो धातुएं हैं इनके क्लोराइड या ऑक्साइड जो है, इनके जो ऑक्साइड हैं उनको हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते, उनका कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं किया जा सकता। ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, एल्युमिनियम वगैरह। ठीक है, तो इनके जो मुख्य रूप से वैसे साथियों जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये किससे प्राप्त होती है? इनके क्लोराइड से प्राप्त की जाती है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और एल्युमिनियम क्या होता है? इनके ऑक्साइड से। इन धातुओं का क्या नहीं कर सकते हम? ऑक्सीजन के साथ इनकी जो बंधुता है, मतलब एफिनिटी है जुड़ने की ऑक्सीजन के साथ, वो कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए इनके ऑक्साइड जो है उनका हम कार्बन से रिडक्शन अपचयन नहीं कर सकते हैं। तो इन धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघटनी अपचयन की प्रक्रिया के द्वारा। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, इनके क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है क्लोराइडों का। जैसे कि जब इनके क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? कैथोड क्या है? ऋण टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड कैसा है? धन टर्मिनल है। ये क्या करेगा? जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना देगी? क्लोरीन गैस। इसी प्रकार जो एल्युमिनियम है उसके ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करते हैं हम, तो क्या बनता है? कैथोड पर क्या बनता है साथियों? एल्युमिनियम जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्युमिनियम बना देगा। और एनोड पर जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना देगी? 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। 2 एल्युमिनियम आयन है, सॉरी ऑक्सीजन आयन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीजन गैस बना देगी। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथी।